क्या आप पैसा कमा रहे हैं या पैसा आपको नचा रहा है? कभी सोचा है कि एक साधारण सा सफाई कर्मचारी जो जिंदगी भर चुपचाप काम करता है, मरते समय करोड़ों रुपए छोड़ जाता है, और दूसरी तरफ एक बड़ा फाइनेंस एक्सपर्ट जिसके पास मोटी मोटी डिग्रियां है, वही इंसान दिवालिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा गणित नहीं है, पैसा मनोविज्ञान है, पैसा दिमाग का खेल है। हम सबको लगता है कि ज्यादा कमाई ज्यादा अमीरी। हम सोचते हैं कि एक्सेल शीट में हिसाब लगा लिया तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि हम इंसान हैं, कैलकुलेटर नहीं। हम फैसले डर, लालच, घमंड और उम्मीद से लेते हैं। इसीलिए दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन एक अमीर बनता है और दूसरा हमेशा परेशान रहता है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे जिया जाए। अगर आप भी कभी सोचते हैं, मैं ठीक ठाक कमाता हूं, फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी तनाव क्यों है? तो ये आने वाले 20 चैप्टर आपके पैसे को नहीं, आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। हम अक्सर अपने से बड़ी उम्र के लोगों को देखते हैं, माँ बाप, दादाजी, तो लगता है कि वो पैसों के मामले में बहुत सेफ खेलते हैं। आज भी उन्हें एफडी या सोने पर ज्यादा भरोसा होता है। और हमारी पीढ़ी, हमें लगता है कि असली पैसा तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो में ही बनता है। कई बार हम सोच लेते हैं कि पुरानी पीढ़ी डरपोक है या उन्हें फाइनेंस की समझ नहीं है। लेकिन मॉर्गन हाउसल पहले ही चैप्टर में हमारी सोच पलट देते हैं। वो कहते हैं, नो वंस क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। वो समझाते हैं कि इंसान पैसों के साथ जो भी करता है वो पागलपन नहीं होता। हर फैसला उसके अपने हालात और उसके अपने अनुभवों से निकलता है। इसे ऐसे समझिए, जिस इंसान ने अपनी जवानी में मंदी, महंगाई और गरीबी देखी है, उसके लिए पैसा मतलब सुरक्षा। उसके दिमाग में पहला सवाल होता है, पैसा सुरक्षित कैसे रहे? बढ़ाना बाद की बात है। और हम, जिन्होंने टेक्नोलॉजी और ग्रोथ का दौर देखा है, हमारे लिए रिस्क लेना आसान है, क्योंकि हमने वो सबसे बुरे दिन नहीं देखे। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सब अलग अलग दुनिया में पैदा हुए हैं, अलग अलग इकॉनमी देखी है, इसलिए पैसों को देखने का हमारा नजरिया भी अलग है। किताबी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी का अनुभव सबसे बड़ा टीचर होता है। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, किसी के फाइनेंशियल फैसलों का मजाक मत उड़ाइए और खुद को सबसे ज्यादा समझदार मत मानिए। हर इंसान अपने हालात के हिसाब से सही कर रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उस दिन आप जज करना बंद करते हैं और असली सीखना शुरू होता है। तो सवाल यह है दोस्तों, अगर कोई पागल नहीं है, तो फिर अमीर बनने में ज्यादा रोल किसका होता है? मेहनत का या किस्मत का? हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। हमें लगता है कि जो अमीर है वो जरूर बहुत होशियार और मेहनती होगा, और जो फेल हो गया शायद उसने मेहनत नहीं की या वो आलसी था। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, ये सच अधूरा है। वो समझाते हैं कि लक, किस्मत और रिस्क, जोखिम सगे भाई बहन हैं। आप एक को मान सकते हैं, लेकिन दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, बिल गेट्स की। लेकिन एक अलग नजरिए से। बिल गेट्स होशियार थे, मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 1968 में पूरी दुनिया में बहुत ही कम स्कूल ऐसे थे जहां कंप्यूटर मौजूद था। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, लेकसाइड स्कूल, वहां कंप्यूटर था। सोचिए, अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट नाम की कोई कंपनी होती ही नहीं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि उस समय बिल गेट्स के उस स्कूल में होने के चांस लाखों में एक थे। यही कहलाता है लक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल गेट्स का एक दोस्त था, केंट एवंस। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि केंट उनसे भी ज्यादा होशियार था। दोनों ने मिलकर सपना देखा था कि वो साथ में कंपनी बनाएंगे और दुनिया बदल देंगे। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही पहाड़ चढ़ते वक्त एक हादसे में केंट एवंस की मौत हो गई। ध्यान से समझिए, जहां बिल गेट्स को लाखों में एक वाला लक मिला,
वही केंट एवेंस को लाखों में एक वाला रिस्क मिल गया। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। हमें अपनी सफलता पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी नाकामी पर खुद को ज्यादा दोषी भी नहीं ठहराना चाहिए। कभी कभी हम सब कुछ सही करते हैं फिर भी हार जाते हैं, ये रिस्क है। और कभी कभी हम गलती करते हैं फिर भी बच जाते हैं, ये लक है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम जिंदगी में थोड़े नम्र हो जाते हैं और दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, लक और रिस्क हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह हमारे हाथ में है, वो है लालच, ग्रीड। दोस्तों, हम सबको लगता है कि अगर हमारे पास 1 करोड़ आ जाए तो हम रुक जाएंगे। फिर लगता है 10 करोड़ आ जाए तो बस अब और नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की फितरत में रुकना लिखा ही नहीं होता। इस बात को समझने के लिए राजत गुप्ता की कहानी सुनिए। राजत गुप्ता एक अनाथ थे। बहुत गरीबी देखी, बहुत मेहनत की और वही इंसान आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी मैकेंजी के सीईओ बने। उनके पास कितना पैसा था? करीब $100 मिलियन, यानी भारतीय रुपए में लगभग 800 करोड़। इतना पैसा कि अगर वो बैंक में रखकर चुपचाप सो जाते तो उनकी 7 पुश्तें आराम से जिंदगी जी सकती थी। पैसा था, इज्जत थी, ताकत थी, नाम था, सब कुछ था। लेकिन उन्हें ये काफी नहीं लगा। उन्हें करोड़पति नहीं, अरबपति बनना था। उन्हें उस दायरे में जाना था जहां वॉरेन बफेट जैसे लोग थे। और इसी लालच में उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अंदरूनी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया, सिर्फ कुछ और मिलियन कमाने के लिए। नतीजा, वो पकड़े गए। सालों की कमाई हुई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। यहीं पर मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है उसे उस चीज के लिए दांव पर मत लगाइए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, जिंदगी में बस अब काफी है कहना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह नहीं पता कि आपके लिए कितना काफी है तो आप पूरी जिंदगी दौड़ते रहेंगे और हो सकता है एक दिन आप भी राजत गुप्ता जैसी गलती कर बैठें। सबसे मुश्किल आर्थिक कला पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल है ये कहना अब और नहीं चाहिए। और दोस्तों, मान लीजिए हमने काफी कहना सीख लिया, लेकिन अब सवाल यह है, पैसा बढ़ता कैसे है? क्या इसके लिए कोई जादू चाहिए, कोई बड़ा चमत्कार? नहीं। कभी सोचा है एक छोटी सी बर्फ की गेंद कैसे एक पहाड़ जैसी बन जाती है? यही राज छुपा है कंपाउंडिंग में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉरेन बफेट इतने अमीर क्यों हैं, तो ज्यादातर लोग कहेंगे क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के जीनियस हैं। उन्हें पता है कौन सा शेयर खरीदना है। ये जवाब सही है, लेकिन पूरा नहीं। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक ऐसा हिसाब बताते हैं जो दिमाग घुमा देता है। जब ये किताब लिखी गई थी, वॉरेन बफेट की कुल दौलत लगभग $84.5 बिलियन थी। अब ध्यान से सुनिए, इसमें से करीब $81.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए जब वो 65 साल के हो चुके थे, यानी उनकी लगभग 99% दौलत बुढ़ापे में बनी। कैसे? क्योंकि उन्होंने निवेश 10 साल की उम्र में शुरू कर दिया था और आज वो 90 साल से भी ज्यादा के हैं। उन्होंने अपने पैसों को बढ़ने के लिए लगभग 80 साल दे दिए। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर वॉरेन बफेट एक आम इंसान की तरह होते, 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते और 60 में रिटायर हो जाते, तो आज उनके पास कितनी दौलत होती? शायद कुछ मिलियन डॉलर। कहाँ बिलियन और कहाँ मिलियन, जमीन आसमान का फर्क। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग कोई ऐसा जादू नहीं है जो दिखता है, ये चुपचाप काम करता है। हम ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, हम सबसे ज्यादा रिटर्न ढूंढते हैं। हमें लगता है पैसा जल्दी डबल हो जाए, बस वही सही है। लेकिन असली राज सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं है, असली राज है सबसे लंबा समय। अगर आप अपने पैसों से बार बार छेड़छाड़ नहीं करें, उसे शांति से पड़ा रहने दें, तो वक्त वो काम कर देता है जो आपका दिमाग कभी नहीं कर सकता। पैसा एक पेड़ लगाने जैसा है। पहले साल कुछ नहीं दिखता, लेकिन 10 साल बाद वही पेड़ छाया भी देता है और फल भी।
और दोस्तों, याद रखिए, पैसा बढ़ाना वक्त का खेल है, लेकिन पैसा बचाए रखना दिमाग का खेल है। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि पैसा आते ही डर और घमंड दोनों साथ आ जाते हैं। तो आइए अगला सबक समझते हैं। गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी में फर्क क्या है, और सर्वाइवल का असली राज क्या है। दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ा खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाना और पैसे को बचाए रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हुनर है। पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आपको उम्मीद से भरा होना पड़ता है, ये मानकर चलना पड़ता है कि सब ठीक होगा। लेकिन पैसा बचाने के लिए वहां आपको थोड़ा डरपोक होना पड़ता है, वहां आपको ये मानकर चलना पड़ता है कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है जेसी लिवरमोर की कहानी। ये बात है 1929 की, जब अमेरिका का शेयर बाजार बुरी तरह टूट गया था। लोग सड़क पर आ गए थे, कई लोग अपनी जान तक दे रहे थे। उसी दिन जेसी लिवरमोर की पत्नी घर पर डर के मारे कांप रही थी। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। जब जेसी घर लौटे तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बाजार के गिरने पर दाव लगाया था, जहां पूरी दुनिया कंगाल हो रही थी। वहीं जेसी लिवरमोर ने एक ही दिन में आज के हिसाब से लगभग $3 बिलियन कमा लिए थे। वो रातों रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। अब सबको लगने लगा, ये आदमी जीनियस है, इसे कोई हरा नहीं सकता। और धीरे धीरे जेसी को खुद भी यही लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि वो कभी हार ही नहीं सकते। उन्होंने और ज्यादा जोखिम लेने शुरू कर दिए, फिर और ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर से गरीब हो जाने का डर खत्म हो चुका था। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ 4 साल के अंदर जेसी लिवरमोर ने अपना सारा पैसा गंवा दिया। वो वही लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, बल्कि उससे भी बुरे हालात में। और आखिरकार उन्होंने अपनी जान ले ली। मॉर्गन हाउसल यहीं एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। जेसी लिवरमोर को अमीर बनना आता था, लेकिन अमीर बने रहना नहीं आता था। अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ी सी पैरानोया चाहिए, एक लगातार सा डर कि मेरा पैसा कभी भी जा सकता है। आपको यह मानकर चलना होगा कि आज की सफलता कल की कोई गारंटी नहीं है। पैसा कमाने के लिए आप भले ही शेर बन जाए, लेकिन पैसा बचाने के लिए आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि असली खेल जीते रहना है। सर्वाइवल ही सब कुछ है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतना सेफ खेलना है तो क्या कभी बड़ा रिस्क न लें? क्या हमेशा डरते ही रहें? नहीं, एक सिक्का उछालने पर अगर आप आधी बार हार भी जाए, तब भी आप जीत सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप आधी बार गलत होकर भी लंबे समय में पूरा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, बचपन से हमें स्कूल में क्या सिखाया गया है? अगर परीक्षा में 100 सवाल है, तो कोशिश करो कि 100 के 100 सही हों। अगर आधे सवाल गलत हो गए, तो आप फेल कहलाते हैं। डांट पड़ती है, शर्मिंदगी होती है। धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि सफल होने का मतलब है हर बार सही होना। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि पैसों की दुनिया स्कूल की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहां आप आधे समय गलत होकर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकते हैं। इस नियम को वो कहते हैं टेल्स यू विन, मतलब सिक्का उछालो। अक्सर हेड आए तो भी ठीक, लेकिन अगर कभी कभार टेल आ गया, तो वही एक टेल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसे समझने के लिए वॉल्ट डिज्नी की कहानी सुनिए। आज डिज्नी को हम अरबों डॉलर की कंपनी मानते हैं, लेकिन 1930 के दशक में डिज्नी की हालत बेहद खराब थी। वॉल्ट डिज्नी ने 400 से ज्यादा कार्टून बनाए थे। 400। ज्यादातर लोग उन्हें पसंद करते थे, लेकिन उनसे कोई बड़ा पैसा नहीं बन रहा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। कंपनी बंद होने के कगार पर थी। लोग कहते थे वॉल्ट डिज्नी फेल हो रहा है। और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो हजारों में एक बार होता है। एक टेल इवेंट उन्होंने बनाई, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, और सिर्फ इस एक फिल्म ने उन 400 कार्टूनों की सारी नाकामी मिटा दी। सारा कर्ज उतर गया, नया स्टूडियो बन गया,
और वही कंपनी आज तक दुनिया पर राज कर रही है। क्या वॉल्ट डिज्नी हर बार सही थे? नहीं, वो 400 बार साधारण थे, लेकिन वो एक बार इतने ज्यादा सही थे कि बाकी सब माफ हो गया। अब एक और कहानी सुनिए, हाइंज बर्गग्रुएन की। वो एक मशहूर आर्ट कलेक्टर थे। जब उन्होंने अपनी कला की कलेक्शन बेची तो वो $100 मिलियन से भी ज्यादा में बिकी। लोग हैरान रह गए। सबने कहा, ये आदमी जीनियस है, इसे कैसे पता था कि कौन सी पेंटिंग महंगी होगी? बाद में पता चला, हाइंज ने कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने हजारों पेंटिंग्स खरीदी थी। उनमें से 99% पेंटिंग्स बेकार निकली। उनकी कीमत बढ़ी ही नहीं, लेकिन उन हजारों में से सिर्फ 5-10 पेंटिंग्स पिकासो की थी। और उन्हीं कुछ पेंटिंग्स ने इतना जबरदस्त मुनाफा दिया कि बाकी 99% का नुकसान भी भर गया और ऊपर से करोड़ों का फायदा हो गया। यही इस अध्याय की असली सीख है। हम अक्सर शेयर बाजार में या बिजनेस में एक बार हारते ही घबरा जाते हैं। हमें लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गलतियां सब करते हैं, बड़े निवेशक भी आधे समय गलत होते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में 400-500 शेयर खरीदे होंगे, लेकिन उनकी पूरी दौलत सिर्फ 10-12 शेयरों से आई है। बाकी सब या तो साधारण रहे या नुकसान में रहे। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप कई बार गलत हो सकते हैं, बस जब आप सही हों तो वो जीत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि सारी पुरानी हार छोटी पड़ जाए। खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि असफल होना खेल का हिस्सा है, खेल का अंत नहीं। और अब जरा आगे सोचिए, मान लीजिए पैसा आ गया, टेल इवेंट भी मिल गया, तो सवाल यह है, इस पैसे का करे क्या? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा फायदा चीजें खरीदना नहीं है, पैसे का सबसे बड़ा इस्तेमाल कुछ और है। ऐसा कुछ जो शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जरा रुककर सोचिए, हम सब दिन रात मेहनत क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे, अच्छा घर लेने के लिए, लग्जरी कार के लिए, दुनिया घूमने के लिए। हमें लगता है कि पैसा हमें चीजें देता है, लेकिन मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड कोई महंगी घड़ी या शानदार कार नहीं होती। पैसे की सबसे बड़ी ताकत है आपके समय पर आपका कंट्रोल। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, एंगस कैंपबेल। उन्होंने सालों तक रिसर्च की ये समझने के लिए कि लोग सच में खुश क्यों रहते हैं। उन्होंने देखा, किसी को पैसा खुश करता है, किसी को परिवार, किसी को काम, लेकिन सबसे ज्यादा खुश वो लोग थे जिनके पास एक चीज कॉमन थी, और वो थी कंट्रोल। ऐसे लोग जो सुबह उठकर ये कह सकते थे, आज मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि हमारे पास चीजें कम हैं, सुविधाएं तो हमारे पास पहले से ही बहुत हैं। असल परेशानी ये है कि हमारा समय हमारा नहीं है। हम ऑफिस के टाइम से बंधे हैं, बॉस के मूड से बंधे हैं, ईएमआई की किस्तों से बंधे हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली दौलत वही है जो आपको आजादी दे। अगर आपके बैंक खाते में 6 महीने का खर्च सुरक्षित पड़ा है, तो आपको हर बेकार बात पर बॉस की हां में हां मिलाने की मजबूरी नहीं रहती। और अगर आपके पास 5 साल का खर्च जमा है, तो आप अपनी पसंद का काम शुरू कर सकते हैं, भले ही शुरुआत में पैसा कम मिले। तो दोस्तों, इस अध्याय की सीख बहुत साफ है। पैसे का इस्तेमाल स्टेटस दिखाने के लिए मत कीजिए। पैसे का इस्तेमाल आजादी खरीदने के लिए कीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी कार भी आपको वो सुकून नहीं दे सकती जो अपने समय का मालिक बनने से मिलता है। और अब एक सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा, अगर पैसा आजादी के लिए है तो लोग महंगी कारें और बड़े घर क्यों खरीदते हैं? लोग दिखावा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक गहरा मानसिक धोखा छुपा है। हम कार किसी और को इंप्रेस करने के लिए लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। इसी राज को खोलेंगे मैन इन द कार पैराडॉक्स। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप सड़क पर खड़े हैं
और तभी सामने से एक चमचमाती हुई फेरारी या रोल्स रॉयस गुजरती है। आपकी नजर तुरंत उस गाड़ी पर टिक जाती है। मन में ख्याल आता है, वाह क्या गाड़ी है, काश ये मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना बड़ा आदमी समझते। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने उस गाड़ी को चलाने वाले इंसान को देखा? शायद नहीं। और सच बताइए, आपको फर्क भी नहीं पड़ा कि ड्राइवर कैसा है, मोटा, पतला, जवान या बूढ़ा। आपने गाड़ी देखी और उस गाड़ी में खुद को बैठा हुआ इमेजिन किया। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब कोई इंसान महंगी गाड़ी खरीदता है तो वो सोचता है, अब लोग मुझे नोटिस करेंगे, अब मेरी इज्जत होगी। लेकिन सच्चाई ठीक उल्टी होती है। लोग उस इंसान को नहीं देखते, लोग सिर्फ उसकी गाड़ी देखते हैं और अपने आप को उस गाड़ी में बैठा हुआ सोचते हैं। मतलब जिस इज्जत और सम्मान के लिए उसने करोड़ों रुपए खर्च किए, वो सम्मान उसे मिलता ही नहीं, क्योंकि देखने वाला इंसान को नहीं, सिर्फ चीज को देख रहा होता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोग हमारी इज्जत करें। हम महंगा फोन लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लग्जरी कार खरीदते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल साफ कहते हैं, दुनिया आपके सामान से उतनी प्रभावित नहीं होती जितना आप सोचते हैं। अगर लोग सच में आपकी इज्जत करेंगे तो वो आपकी कार देखकर नहीं करेंगे, वो आपकी सोच देखकर करेंगे, आपके व्यवहार से करेंगे, आपकी समझदारी, आपकी सादगी और आपके दिल की नरमी देखकर करेंगे। तो अगली बार जब आप कोई बहुत महंगी चीज खरीदने जाए, खुद से एक ईमानदार सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ये अपने लिए खरीद रहा हूं या उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें असल में मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। और दोस्तों, अब यहीं से एक और गहरा सवाल पैदा होता है, रिच होना और वेल्दी होना, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? हमें लगता है हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिखता है और एक छुपा हुआ होता है। इसी राज को खोलेंगे। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दोस्तों, हम अक्सर अमीर और दौलतमंद इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अगर किसी को 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे देख लिया तो तुरंत कह देते हैं, वाह कितना दौलतमंद आदमी है। लेकिन मॉर्गन हाउसल यहीं पर हमें रोकते हैं और बड़ी शांति से कहते हैं, जब आप किसी को 1 करोड़ की गाड़ी चलाते देखते हैं तो उसकी दौलत के बारे में आप सिर्फ एक ही बात पक्की तौर पर जानते हैं, और वो ये कि अब उसके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए कम है। हो सकता है उसने वो गाड़ी कर्ज पर ली हो सकता है उसकी सारी जमा पूंजी उसी एक गाड़ी में चली गई हो। यहीं पर फर्क समझिए। अमीर होना दिखने वाली चीज है, ये बताता है कि आप कितना कमा रहे हैं। आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, आपकी जीवन शैली, सब दिखाई देता है। लेकिन दौलतमंद होना छुपी हुई चीज है। ये वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। दौलत वो महंगी गाड़ी है जो आपने नहीं खरीदी। दौलत वो हवाई जहाज की पहली श्रेणी की टिकट है जो आपने नहीं ली। दौलत वो चमकदार घड़ी है जो आपने पहनने से मना कर दिया। मॉर्गन हाउसल इसकी तुलना वजन घटाने से करते हैं। व्यायाम करना आसान है क्योंकि वो दिखता है, लोग देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन असली काम होता है परहेज करना। वो खाना जो आपने नहीं खाया और जो चीज नहीं की जाती वो किसी को दिखाई नहीं देती। इसीलिए दौलतमंद बनना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे सामने आदर्श वही लोग होते हैं जो खर्च दिखाते हैं, ना कि वो जो चुपचाप पैसा जोड़ते रहते हैं। असल दौलत हमेशा छुपी रहती है। वो आपको दिखावे की खुशी नहीं देती, वो आपको आजादी देती है, सुरक्षा देती है और सुकून देती है। तो अगली बार जब किसी की चमकती हुई जिंदगी देखकर मन में जलन आए तो खुद से बस एक बात कहिए, हो सकता है वो बाहर से चमक रहा हो लेकिन अंदर से खाली हो। और हो सकता है आप जो शांति से बिना दिखाए पैसा जोड़ रहे हैं, असल में वही सच्चे मायनों में दौलतमंद हो। अब सवाल ये उठता है, अगर दौलत दिखानी नहीं है तो फिर पैसा बचाना क्यों जरूरी है? सिर्फ बैंक में बढ़ते हुए अंकों के लिए, या फिर बचत का कोई ऐसा फायदा है जो जिंदगी को मुश्किल समय में बचा ले? मॉर्गन हाउसल कहते हैं,
पैसा बचाने के लिए किसी खास लक्ष्य की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बिना वजह बचाना ही सबसे बड़ी वजह बन जाता है। आइए अगली कड़ी में यही समझते हैं, पैसा बचाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें पैसा क्यों बचाना चाहिए, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे, घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए या रिटायरमेंट के लिए। यानी हम हमेशा किसी न किसी मकसद के लिए पैसा बचाते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक बहुत ही अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं, पैसा बचाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बस बचाओ। क्यों? क्योंकि दुनिया पूरी तरह अनिश्चित है। किसने सोचा था कि एक दिन पूरी दुनिया बंद हो जाएगी? किसने सोचा था कि अच्छी खासी नौकरियां रातों रात खत्म हो जाएंगी? बुरा वक्त कभी इजाजत लेकर नहीं आता, और जब वो आता है तब न आपकी चमचमाती गाड़ी काम आती है, न महंगे कपड़े। उस वक्त सिर्फ आपकी बचत ही आपका सहारा बनती है। मॉर्गन हाउसल एक जबरदस्त फॉर्मूला बताते हैं, बचत बराबर आमदनी माइनस अहंकार। आप कितनी बचत करेंगे, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप दिखावा कितना करते हैं। अगर आप अपनी जरूरतों को सीमित रखें और अपने अहंकार को काबू में रखें, तो कम कमाई में भी आप मजबूत बन सकते हैं। लेकिन अगर अहंकार बड़ा है, तो करोड़ों की कमाई भी कम पड़ जाती है। तो आज का सबक बहुत सीधा है, पैसा इसलिए मत बचाओ कि कुछ खरीदना है। पैसा इसलिए बचाओ ताकि जब जिंदगी अचानक कोई झटका दे, बीमारी, नौकरी जाना या कोई भी मुश्किल, तो आपकी बचत ढाल बनकर आपके सामने खड़ी हो। दोस्तों, यही थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले 10 अध्याय। हमने सीखा कि कोई भी पागल नहीं होता, किस्मत और जोखिम कैसे साथ चलते हैं और कैसे समय चुपचाप दौलत बनाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। असली मजा तो आगे है। अगले हिस्से में हम जानेंगे आपका सबसे बड़ा वित्तीय दुश्मन कौन है, भविष्य को कैसे समझे जब इतिहास खुद को दोहराता नहीं, और सबसे दिलचस्प बात, मॉर्गन हाउसल खुद अपना पैसा कहाँ लगाते हैं। ये सब जानेंगे अगले भाग में। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से भाग 2 लेकर आऊं, तो नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 2। और अगर आज की बातों ने आपके दिमाग में एक नई रोशनी जलाई है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।